तो आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस चैप्टर की। ये बीएससी पार्ट 2 के लिए है और आपका 12 क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिनका सब्सिडरी है वो भी आप पढ़ सकते हो। एसिड बेस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, पेपर 3 के लिए स्पेशली है। तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं बीएससी पार्ट 2 में, उन क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेलिंग देखेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। राइट अबाउट आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस के बारे में, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कोई आपसे पूछ दे, राइट नोट्स ऑन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो क्या आप लिखोगे और क्या आप अपना आंसर लिखोगे? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट किस पे? एसिड एंड बेस पे, एसिड एंड बेस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड होता क्या है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस that dissociate to give हाइड्रोजन आयन, टू गिव्स हाइड्रोजन आयन। एक एसिड जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो कि टूट के हाइड्रोजन आयन हमें दे, जो कि टूट कर हाइड्रोजन आयन दे, उसको हम लोग एसिड कहेंगे। जब कब देगा ये? जब ये पानी में डिसॉल्व होगा, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं HCl। HCl जो होता है वो एसिड होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर HCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर क्या होता है? H2O। वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें H+ आयन जो होगा एक्वस फॉर्म में निकलेगा, साथ ही साथ क्लोरीन जो होगा वो नेगेटिव, ये भी एक्वस में निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो टूटे, दो पार्ट में टूटा, जो टूटे और हाइड्रोजन दे, हमें हाइड्रोजन जो दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। कब? जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, ये एसिड हो गया। बेस की बात करें अगर, बेस क्या होता है भाई? तो बेस की बात अगर मैं करूं, अ बेस इज अ सब्सटेंस, अ बेस इज अ सब्सटेंस, is a substance which dissociate into हाइड्रोक्साइल आयन, इंटू हाइड्रोक्साइल आयन। यह क्या होता है हाइड्रोक्साइल आयन? अभी मैं आपको बताता हूँ। इंटू हाइड्रोक्साइल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी में कोई भी सब्सटेंस, बेस क्या होता है? एक सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस जो टूटे और हाइड्रोक्सिल आयन दे। हाइड्रोक्सिल आयन कहने का मतलब OH जो दे, जो हाइड्रोक्सिल आयन दे, उसे कब दे? जब उसको पानी में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तब दे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है। एग्जाम्पल पे अगर आते हैं तो एग्जाम्पल देख लीजिए। NaOH, NaOH, इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, काट दे रहा हूं इसे जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा? Na+ आयन टूटेगा और साथ ही साथ OH- आयन टूटेगा। Na+ आयन टूटेगा और साथ ही साथ OH- आयन जुड़ेगा। ये एक्वस में है और ये भी एक्वस में है। एक्वस यानी लिक्विड स्टेट, लिक्विड की बात करता है, इसलिए एक्वस को हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो वो डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, जिसमें अगर OH देगा, OH- आयन देगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बेस बोलेंगे। ये था हमारा पहला लिमिटेशन। ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, इसी को आर्हेनियस ने दिया था। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस होंगे तभी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बनकर आया होगा। तो लिमिटेशन क्या था कि इट कैन बी अप्लाइड, इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन, ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन, ओनली टू एक्वस
सॉल्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही काम करता था। इट फेल्स टू अकाउंट for the behavior of acid and bases in solvent। ठीक है। It failed to account for the behavior of acid and base in solvent other than water। पानी को छोड़कर बाकी चीजों के बारे में जब बात की जाए तो नहीं बता पाता था। जैसे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? दैट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात अगर की जाए तो ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार आ चुके हैं। तो इसके बारे में और साथ ही साथ हम लोग इसके लिमिटेशंस एंड इट्स लिमिटेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। लिमिटेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने जो ब्रॉन्टेड लॉरी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया एसिड के बारे में। इन्होंने बोला कि एन एसिड इज डिफाइंड एज अ substance which has tendency to donate a proton to any other substance। क्या है ये देखते हैं। to any other substance। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड का मतलब, एसिड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस के पास ये टेंडेंसी हो कि प्रोटॉन को वो दान कर सके किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे एसिड बोलेंगे। हम लोग उसे क्या बोलेंगे? उसे एसिड बोलेंगे। अब उन्होंने कहा इसे कह सकते हैं हम लोग प्रोटॉन डोनर भी बोला जा सकता है। इसे प्रोटॉन डोनर, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए H+ जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग एसिड ना कर करके प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हैं। अब बात आया बेस का। तो बेस के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया? इन्होंने बोला कि अ बेस इज अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू accept proton from any other substance। बेस क्या है भाई? तो बेस एक ऐसा बेस वो है जो सब्सटेंस के पास टेंडेंसी हो, क्षमता हो कहीं से भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेने की, किसी भी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेने से की, या किसी भी सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेने की, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बेस। और साथ ही साथ इसका नाम क्या हो गया? इसको नाम बोल दिया गया कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहीं से भी प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो इसको हम लोग ब्रॉन्टेड लॉरी ने इसका नाम दिया प्रोटॉन एक्सेप्टर बोला इसे। प्रोटॉन एक्सेप्टर बोला इसे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने बोला कि व्हेन एन एसिड लूजेस अ प्रोटॉन, जब कोई एसिड प्रोटॉन को लूज करता है, द रेसिड्यूअल पार्ट, जो उसके अवशेष या जो बचे हुए पार्ट जो होते हैं, उनके पास टेंडेंसी होती है
ऑफ इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन द प्रोटॉन, प्रोटॉन को वापस ले लेने की, प्रोटॉन को वापस गेन करने की, टू रिगेन दी प्रोटॉन, देयरफॉर इट बिहेव एज बेस, प्रोटॉन देयरफॉर इट बिहेव एज बेस। क्या हो रहा है अभी मैं आपको बता रहा हूं, देयरफॉर इट बिहेव एज अ बेस। कह रहे हैं कि कोई एसिड जो होगा, एन एसिड लूजेज अ प्रोटॉन, जब कोई एसिड प्रोटॉन लूज करेगा तो उसके बचे हुए पार्ट जो होंगे उनके पास टेंडेंसी होगी कि वो वापस प्रोटॉन गेन कर सके, इसलिए वो बेस के रूप में काम करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो, जैसे कि एसिड है, कोई एसिड है, जब वो एसिड को हम लोग वाटर के साथ मिलाएं तो क्या बना, H+ बना, और साथ ही साथ कुछ और बनेगा, तो जो बचा हुआ अवशेष होगा उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेस बोल सकते हैं। यही उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लिए तो ऐसा ही था, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एसिड में हम लोग लेते हैं CH3COOH, ये कौन सा एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया। इसको हम लोग जब H2O के साथ मिलाएंगे तो H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और साथ ही साथ इसमें से CH3COO जो है वो निकल जाएगा, जो कि एक बेस होगा। इसमें से प्लस निकल रहा है इसीलिए ये एसिड हो गया। तो जो रेसिडुअल पार्ट था उस पर ध्यान देना है, जो रेसिडुअल पार्ट है वो बेस बन जाता है, क्योंकि उसके पास क्षमता होती है कि वो वापस H+ आयन को गेन कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड, इसमें इसी की बात अगर मैं करूँ, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके लिख देंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि एसिटिक एसिड डोनेट प्रोटॉन्स, डोनेट ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन को डोनेट करता है टू वाटर, वाटर को दिया एज एसिड के रूप में। एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन डोनेट किया, एक प्रोटॉन डोनेट किया वाटर में, वाटर में प्रोटॉन डोनेट किया वाटर में, तो वो कैसा काम किया, एसिड के जैसा काम किया। दूसरा, वाटर जो है उसको ले लिया, वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन, वाटर ने, यहाँ H2O+ था ना, H2O था, H2O से ये H3O+ हुआ, तो इसने प्रोटॉन को लिया होगा, प्रोटॉन लिया तभी ना ये हाइड्रोजन 3 हो गया। तो वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्ट एज बेस, एक्ट एज अ बेस, ये बेस का जैसा काम करेगा। उसके बाद हाइड्रोनियम आयन पे ध्यान दें, हाइड्रोनियम आयन डोनेट्स अ प्रोटॉन टू एसिटेट एक्ट एज एसिड। अगर हाइड्रोनियम आयन एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा एसिटेट को, तो वो कैसा काम करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा। उसके बाद एसिटेट आयन, एसिटेट आयन एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, एसिटेट आयन क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एसिटेट आयन एक्सेप्ट एज अ बेस। प्रोटॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो किस तरीके से खान, एसिटेट आयन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन छूट गया, सॉरी, अ प्रोटॉन एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज अ बेस, एक बेस के रूप में ये काम करेगा। एसिटेट आयन जो है, फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, एसिटेट आयन जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो किसके रूप में काम करेगा, बेस के रूप में काम करेगा। ठीक है। सच पेयर ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन अनदर, इस तरह के सब्सटेंस जब एक दूसरे के कारण मिलकर बन जाते हैं, इन सब्सटेंस को हम लोग कंजुगेटेड एसिड बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। सच पेयर of such pair of substance which can
be formed, which can be formed from one another, by the gain or loss, of proton are known as conjugate acid base पेयर। इनको हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। क्या बोला कि इस तरह के जो भी सब्सटेंस होंगे जिसमें गेन या लूज होगा प्रोटॉन का, एक ले रहा है एक दे रहा है, एक ले रहा है एक दे रहा है, छोड़ रहा है, तो गेन या लॉस होगा प्रोटॉन का, उसको हम लोग कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर कहेंगे। क्योंकि ये लोग अपने ही में काम कर सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि खुद के साथ ही करके वापस ये बन सकते हैं, रिवर्सिबल होता है ये। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड जो है हमारा, एसिटिक एसिड कहाँ है? एसिटिक एसिड जो है वो एक कंजुगेटेड एसिड है और ये एसिटेट आयन पैदा करेगा। एसिटिक एसिड कंजुगेटेड एसिड है एसिटिक आयन का। एसिटेट आयन जो होता है वो कंजुगेटेड बेस है एसिटिक एसिड का। कंजुगेटेड एसिड जो है, जैसे देखिए ये जो है वो हमारा एसिटिक एसिड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो एसिटेट आयन है। तो एसिटिक एसिड जो है वो हमारा कंजुगेटेड एसिड है और एसिटिक आयन जो है वो हमारा कंजुगेटेड बेस है। उसी तरीके से वाटर जो है वो हमारा कंजुगेटेड बेस है और हाइड्रोनियम आयन जो है वो हमारा कंजुगेटेड एसिड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये बना रहे हैं और ये दोनों मिल जाएंगे तो वापस ये बन जाएगा। लिमिटेशन क्या थी इसकी? तो लिमिटेशन को देखते हैं हम लोग अब। तो लिमिटेशन पे अब हम लोग ध्यान देंगे। लिमिटेशन में देखिए, अल्थो ब्रॉन्स्टेड लॉरी concept could explain the shortcoming of Arrhenius concept। Arrhenius concept को ही लेकर उन्होंने ये बात को कहा था और कुछ चीजों को उन्होंने ठीक भी किया था, ठीक है। लेकिन yet it could not answer, लेकिन ये अभी भी आंसर नहीं दे पा रहा था। किन चीजों का आंसर नहीं दे पा रहा था? आंसर सम ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड रिएक्शन के बारे में अभी भी जानकारी नहीं दे पा रहा था, इनका कॉन्सेप्ट भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या नहीं समझा पा रहा था। पहला, जैसे कि द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड, द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसको नहीं समझा पा रहा था। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, किसके साथ? विथ बेसिक ऑक्साइड ले रहे हैं तब, विथ बेसिक ऑक्साइड ले रहे हैं तब बात करेंगे। जैसे कि बेसिक ऑक्साइड में कौन कौन सा हो गया? लाइक CaO, BaO, MgO, ये सब हमारा जो है वो बेसिक ऑक्साइड है जो कि रिएक्शन हो जा रहे हैं, विच टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि पानी की कोई जरूरत ही नहीं है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर की कमी में भी ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जा रहे हैं। तो इस वजह से इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फेल कर गया। एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे CaO जो है
उसको हम लोग SO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaSO4 बन जाएगा। इन रिएक्शन में क्लियरली वी कैन सी clearly in the reaction CaO and SO3 there are no proton transfer, किसी भी तरह का प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। देयर आर नो प्रोटॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब इसमें किसी तरह का प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ नहीं, फिर भी ये काम कर गया रिएक्शन। तो भाई ये कैसे हुआ? ये हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा था, जिसके वजह से ये फेल कर गया, दूसरा क्या रीजन था? दूसरा रीजन पे भी ध्यान दो। द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनके एसिडिक नेचर थे। द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक BF3, क्यों ये एसिडिक है भाई? ये नहीं पता था। FeCl3, इसके अलावा बात करें अगर हम लोग AlCl3 की, AlCl3, तो क्यों ये बेसिक एसिडिक है ये पता नहीं कर पा रहा था, ये नहीं बता पा रहा था। इस वजह से इसके लिमिटेशंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस और भी हैं एसिड बेस के, उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।